हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद बच्चों, आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये है कार्टून्स को लेकर के। इस कार्टून्स के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे 11th क्लास जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसके कार्टून्स को। ठीक है, याद रखना दो बुक है आपकी। दोनों बुकों को मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक का फर्स्ट पार्ट बनाऊंगा कार्टून को लेकर के, 6 चैप्टर से लेकर के 10 तक का सेकंड पार्ट बनाऊंगा, और दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5th चैप्टर तक उसे तीसरा पार्ट बनाऊंगा, और 6 से लेकर के 10 तक का उसे फोर्थ पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, याद से देखना सारे के सारे। और हाँ, जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी मेरी, पहले वाले पार्ट के अंदर ही जो है डिस्क्रिप्शन में सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले पार्ट की जो है लिंक मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा। ठीक है, सो डैट आपको इजी टू एक्सेस हो सके। ओके, तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं आज की अपना लेक्चर बिना देरी करे। सबसे पहला वीडियो है सबसे पहला जो आपका ये कार्टून है वो है ये यूरोपीय संघ वाले से रिलेटेड। तो यूरोपीय संघ वाले से रिलेटेड जो ये कार्टून है, इसको समझने से पहले जरा आप ये समझ लें कि यूरोपीय संघ होता क्या है। पहले तो ये समझिए। देखिए जी, जो यूरोपीय संघ है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। यह एक 27 देशों का समूह है। 27 देशों का क्या है? समूह है। जैसे कि देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, यही पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी रखा है कि यूरोपियन यूनियन है जो, वो ईयू वाले जो स्टेट्स है, जैसे कि ये जो येलो में है ना, ये सब के सब यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं ये सब। ठीक है, प्लस में 2004 के अंदर जो जो इस जुड़े हुए थे ये भी यूरोपियन यूनियन के ही सदस्य अब बन चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 7 महाद्वीप है उनमें से एक महाद्वीप है हमारा यूरोप महाद्वीप। उस यूरोप महाद्वीप के टोटल 27 देशों ने मिल करके एक संगठन टाइप सा बना लिया है। संगठन इसलिए बनाया ताकि आर्थिक रूप से जो है विकास किया जा सके और सुरक्षा भी जो है एक दूसरे को प्रदान किया जा सके। इसीलिए जो है इन लोगों ने अपना एक खुद का एक अलग से ही संगठन बना रखा है। ओके, और इसी संगठन को लेकर के यहाँ पर अब दर्शाया गया है जो यूरोपीय संघ है, जिसके अंदर 27 देश हैं आज के समय पर। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ब्रिटेन जो है ना यूरोपीय संघ का हिस्सा, यूरोपीय संघ का जो पार्ट है वो अब नहीं रहा है। ठीक है, ब्रिटेन जो है एग्जिट कर चुका है अब कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से। कब एग्जिट हुआ था ब्रिटेन? वो हुआ था 31 जनवरी 2020 को। ठीक है, और इसी चीज़ को लेकर के बोला गया हमारा ब्रेक्सिट। ठीक है, बी से BREXIT। BR का मतलब है यहाँ पर ब्रिटेन, और एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। जब ब्रिटेन बाहर निकला तो उसी को बोला गया ब्रेक्सिट। ओके, आप लोगों ने आप न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सुना होगा इस चीज़ के बारे में भी। तो चलिए ज़रा जानते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअली इस कार्टून के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि संविधान निर्माण करते समय, जब संविधान निर्माता नहीं होता, जैसे संविधान सभा के अंदर जो सदस्य हुआ करते थे भारत का, जब संविधान हो रहा था, तो उस टाइम पर जो झगड़े होते हैं ना उनके बीच में जो बहस होती है उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर दर्शाएगा। तो जो आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने मारपीट कर करके जो है, किसी के आँख फुटे, किसी के सुई झुके हुए हैं, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी बहस झगड़े वगड़े करके इन्होंने अपना खुद का एक संविधान बनाया है, ऐसा यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो संविधान है ये यूरोप का संविधान बताया जा रहा है, बट मैं एक आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि हर एक संविधान की जब प्रक्रिया होती है ना, निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर हर दम जो है झगड़े बहस ये सब लड़ाई वड़ाई होते ही रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, बिना लड़ाई के तो यहाँ पर कोई भी संविधान बना भी नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। लड़ाई विवाद पूर्व स्थिति को दर्शाने के लिए ही निर्माताओं को मारपीट करके दिखाया गया है। मतलब कि जो बहस करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध में, इसी को जो है यहाँ पर कपड़े फटे हुए के रूप में दिखाया गया है। और हाँ, इस कार्टून के अंदर स्पेशली यूरोप का जो संविधान है, यूरोपीय संघ का जो संविधान है उसको दर्शाया गया है। ये आप झंडा देख रहे हैं, ये यहाँ पर यह है ये झंडा है आपका 12 सितारों वाला झंडा है, जो कि यूरोपीय संघ की तरफ जो है इशारा करता है। ओके, अब देखिए जरा इसके अंदर क्या है। हाँ, इसमें यूरोपीय संघ के संविधान को बनाने की जो है कोशिश की जा रही है, उसको दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, जो 27 देश है ना यूरोपीय संघ के, ये लोग सोच रहे थे कि हम खुद का क्यों ना एक मुद्रा बना ले। मुद्रा इन द सेंस जैसे भारत की रुपया है, ठीक है, रुपए है, और अमेरिका की डॉलर हो गई, ठीक है, ब्रिटेन की, ऐसे ऐसे करके जो है इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना यूरोपीय संघ का एक खुद का एक अपना मुद्रा बनाया जाए। तो उन्होंने यूरो मुद्रा तो बना ली,
लेकिन इन्होंने बाद में सोचा कि क्यों ना खुद का एक अपना संविधान भी बनाया जाए जो कि सभी 27 के 27 देशों के ऊपर लागू होगा। जब ये लोग बनाने बैठे तो बहुत ज़्यादा इनके बीच में लड़ाई वड़ाई स्टार्ट हो गई और इसके वजह से जो है यूरोप का संविधान नहीं बन पाया, ये असफल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, यूरोप का संविधान नहीं बन पाया था, असफल रहा था। सबसे ज़्यादा जो विरोध करने वाला राष्ट्र था वो था फ्रांस। ठीक है, एक चीज़ और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे भी, वो क्वेश्चन ये है कि यूरोपीय संघ के अंदर जो लेटेस्ट मेंबर जुड़ा था वो कौन था? वो था क्रोएशिया। 2013 के अंदर जुड़ा था यूरोपीय संघ के अंदर। और जो ब्रिटेन है वो निकल चुका है कब? 31 जनवरी 2020 को। ओके, चलिए आपका अपना नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। अब आपका जो अब नेक्स्ट कार्टून है वो है ये वाला कार्टून तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है। ठीक है, इस कार्टून के अंदर बेसिकली ये दिखाने की कोशिश, क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर देखिए ये नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि यही हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए एक क्वेश्चन आपसे, दो क्वेश्चन है इनफैक्ट। सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, राष्ट्रपति था। तो दूसरा उपराष्ट्रपति कौन था? और एक और है कि उप प्रधानमंत्री की उपाधि जो है किसको दी गई थी भारत की? ठीक है, सबसे पहले वाले के सबके सब बता के दिखाइए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो जरा कितना पढ़ रहे हो आप लोग। देखिए इस कार्टून के अंदर देखिए क्या लिखा है। इसके अंदर जो नेहरू जी हैं, ये जो है दो जो विभिन्न विचारधाराएं वाले लोग हैं उनके बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो ये गुट है ये जनगण मन को जो है सपोर्ट करता है, ये सेकंड वाला जो गुट है ये वंदे मातरम को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों के दोनों जो गुट है वो अड़े हुए हैं कि हमारे वाले गाने को या इस वाले को या इस वाले को नेशनल सॉन्ग की जो है उपाधि दी जाए, मतलब राष्ट्रीय गीत की जो है उपाधि दी जाए। यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है गुट इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं। ठीक है, तो नेहरू जी जो है दोनों को, एक होता है ना संतुलन बनाने के लिए, दोनों को ही वैल्यूबल एक चीज़ बनाते हैं। राष्ट्रीय गान जो है हमारा बन जाता है जनगण मन, और जो वंदे मातरम है उसको वो राष्ट्रीय गीत घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि दोनों के दोनों की जो रेपुटेशन है, जो दोनों का दोनों जो वैल्यू है वो बरकरार रहे। ठीक है, किसी को भी नीचा ना दिखाया जाए। आप लोगों को पता होगा कि पहले स्कूल के अंदर वंदे मातरम भी सुनाया जाता था, फिर जनगण मन भी सुनाया गया। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आज के समय पे हमारे इंडिया के गीत के रूप में देखा जाए या गान के रूप में देखा जाए। तो अब चलिए इसी से रिलेटेड ज़रा ये भी जान लेते हैं कि जनगण मन जो है वो लिखा किसने था? वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है जी, एक और जरा आप ही के 11th क्लास से रिलेटेड फैक्ट वो है कि 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को स्वीकार किया गया था। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को एज अ राष्ट्रीय गान जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को भी एज अ राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। ओके, और आपको ऑलरेडी बता दें दोनों को संतुलन बनाने के लिए, उनका महत्व जारी रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए ही जो है नेहरू जी ने एक को जो है राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया तो दूसरे को जो है राष्ट्रीय गान का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये कार्टून खत्म होता है। अब चलिए कार्टून नंबर 3 में चलते हैं। इस कार्टून के अंदर देखिए क्या दर्शाया गया है। इस कार्टून के अंदर बेसिकली आपको जो इराक है उसके हाँ जी, जो इराक है वहाँ पर जो संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के यहाँ पर झगड़े को जो है एक तरफ से दिखाया गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जैसे देखिए ये शिया वाले हो गए, ये सुन्नी वाले हो गए, ये कुर्द वाले हो गए। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है चाहते हैं कि अपने अपने जो प्रॉफिट की जितने भी बातें हैं वो संविधान के अंदर डाल दी जाए। जैसे ही संविधान लागू हो तो सारी चीज़ें जो प्रॉफिट है वो उन समुदाय के वर्ग को, लोगों को मिलेगा। संविधान के जो प्रत्येक निर्माता होते हैं, संविधान निर्माता, वो अपनी अपनी जो है ना छाप छोड़ना चाहते हैं संविधान के अंदर। इसलिए जो है अपने अपने वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ही जो है वो निर्माताओं के बीच में झगड़े वाले करते रहते हैं। ठीक है, और इराक में भी जो है कुछ ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं शिया वाले हैं, शिया वाले बोलते हैं कि मेरे पास कागज़ है, संविधान मैं लिखूंगा। ठीक है, सुन्नी वाले बोलते हैं मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। और कुर्द वाले तो अलग ही बोलते हैं, मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। और ये बगदाद भाई साहब हैं, ये अपना ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं। अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम अब हम जल्दी ही एक संविधान बनाकर ले आएंगे।
ये एक तरफ से फेक प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस कार्टून के अंदर खास, बस इतना याद रखिएगा कि जब संविधान बनता है तो हर एक संविधान निर्माता अपने अपने वर्ग को लाभ पहुंचाने के बातें जो होती हैं वो लिखने की कोशिश करता है संविधान के अंदर, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, आई मीन नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। आपका नेक्स्ट कार्टून है ये वाला। इस कार्टून को ज़रा ध्यान से देखिए, ये ताश के पत्ते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर एक ये बुक लिखी हुई है। बुक एक तरफ से ये संविधान को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अगर संविधान की नींव मजबूत नहीं हुई, ताश के पत्तों की तरह रही, हवा आई तो गिर जाए, अगर आपने इतना कमज़ोर नींव बना रखा है तो किसी का भी जो संविधान है वो बड़ी जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। जैसे कि इराक वाले केस में भी होता है। वो क्या होता है देखिए, इसमें जो है ना, इराक का जो संविधान है उसकी जो तुलना जो की गई है वो उस नींव जिसकी नींव बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसको ताश के पत्ते के रूप में दर्शाया गया। मतलब जो इराक का संविधान जो बनाया गया था, ऊपर वाले जो पिक्चर में हम देख रहे थे, जब इराक का संविधान बनाया गया तो तीनों समुदाय जो है बहुत ज़्यादा लड़ विड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो संविधान जो है सफल नहीं हो पा रहा था। ओके। और उन्होंने एंड में जाकर के उन्होंने संविधान बना भी लिया, बट वो संविधान सफल नहीं हो पाया बिकॉज उनकी जो नींव थी वो वही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इस कार्टून के माध्यम से यह बताया गया है कि यदि किसी भी देश के संविधान की नींव कमज़ोर होती है तो वह ज़्यादा देर टिक नहीं सकती है। ओके, याद रखिएगा। अब चलिए कार्टून नंबर 5 जरा देखते हैं। कार्टून नंबर 5 जो है आपका ये 3rd चैप्टर से रिलेटेड है। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसके अंदर। देखिए जब कार्टून है, इसी कार्टून के नीचे एक यहाँ पर वो लाइन लिखी हुई थी। उस लाइन के अंदर क्या लिखा होता है कि चुनाव जो है लोकतंत्र का त्यौहार होता है, ठीक है जी। लोकतंत्र का त्यौहार होता है। जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन जब आते हैं तो लोग क्या होते हैं, खुशी खुशी जो है तैयारी करते हैं, खुशी खुशी जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं। परंतु यहाँ पर इस कार्टून के अंदर जब भी चुनाव आ रहे हैं तो इसको एक आफत के रूप में जो है दर्शाया गया है। उसे वो क्यों दर्शाया गया, यही यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ नीचे वाली साइड में पूछा गया था। तो देखिए सिंपल सा आंसर है कि जब भी चुनाव होते हैं, ठीक है, जब भी चुनाव होते हैं तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, मतदाताओं को कई प्रकार के लालच देने की कोशिश करते हैं। वो जो चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होने देते हैं, ठीक है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो पैसे बहाते हैं पानी की तरह उस टाइम पर, ठीक है। और कागज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा होता है, मतलब पेड़ को कटाई वटाई देखा ही होगा आप लोगों ने। जब भी चुनाव प्रचार होता है तो देखने को मिलता है कि हम जो चुनाव प्रचार की जो वो होती है ना स्लिप्स, वो नीचे हमारे सड़कों पे बिखरी होती है कि बैलेट नंबर इस पे दबाइए, उस पे लगाइए, वगैरह वगैरह चीज़ें करके। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी चुनाव आता है तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। ओके। और आपने देखा भी होगा कि गली गली में जो रिक्शे ई रिक्शे वाले हो गए, बजाते चलते हैं कि इनको वोट देना, उनको वोट देना, ऐसे करते हुए आपने देखा ही होगा। तो ये पूरा दिन भर जो है हम लोगों को परेशान करते हैं जब भी चुनाव आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है जी। चुनाव आते ही जो चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए लोगों को काम करवाना पड़ता है। और हाँ, अपना पूरा स्टाफ लगाना पड़ जाता है चुनाव आयोग को। इसलिए भी जो है चुनाव को एक आफत के रूप में दिखाया गया। और इसी चीज़ को लेकर के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि 5 साल में एक बार जो है चुनाव होने चाहिए, समझ रहे हैं। तो यही इम्पोर्टेंट है, हर एक के चुनाव जो है एक ही बार करवा दो, सभी के सभी एक ही बार में पूरी आफत ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपका चलिए नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। इस कार्टून के अंदर जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, ये जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन दोनों का नाम आप ज़रा बताइए, मुझे बताइए ज़रा। इस कार्टून के एक्चुअली में ये जो छोटा सा ये बोना सा व्यक्ति है, इसे विपक्ष के जो लोग हैं ना, विपक्ष के जो पार्टी है उनको दर्शाया गया है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये कांग्रेस के रूप में दर्शाया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि शुरुआत के दौर में जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा बहुमत से विजय हो रहे थे बार बार, और विपक्षी वालों को बहुत ही कम सीटें मिल रही थी। इसीलिए जो है विपक्षी को बोने के रूप में दर्शाया गया, और ये जो बड़े बड़े हैं ये कांग्रेस को बड़े रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। ये लिखा भी है मैंने, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपकी सहायता के लिए मैंने लिख रखा है ताकि आपको जब ये पीडीएफ मिले तो हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो कार्टून नंबर अब 7 देख लीजिए क्या है। इस कार्टून नंबर 7 के अंदर आपका जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उपयोग करने के ऊपर जो है यहाँ पर बताया गया है आपको। देखिए सन 1947 में 21 वर्ष से
ऊपर के लोगों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा थी, जो कि अनपढ़ भी थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इनको हाथी के रूप में दर्शाया गया है, जो भारी संख्या में थे, ठीक है। हाथी के रूप में दर्शाने का क्या मतलब है कि जो मतदाता थे, जो वोटर्स थे 1947 के इंडिया के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे, ऊपर से अनपढ़ भी थे। तो इट मीन्स कि उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वोट क्यों डालें हम, क्या फ़र्क है हमारे वोट डालने का, ये वगैरह वगैरह चीज़ें, समझ रहे हैं। तो मतलब वोट डालने का उनको वैल्यू पता ही नहीं था, ठीक है जी। तो इसलिए जो है उन सभी वोटर्स को इस हाथी के रूप में दिखाया गया। और यहाँ पर जो नेहरू जी हैं बेचारे, वो एक तरफ से प्रेरित कर रहे हैं उन लोगों को, सभी लोगों को, कि आओ और अपना वैल्यूबल वोट हमें दे करके जाओ। लेकिन यहाँ पर देखिए नेहरू जी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बेचारे खींच भी नहीं पा रहे हैं हाथी को सही ढंग से। ये ना खींच पाने का जो है ना, ये संकेत देता है कि जो वोटर्स है वो नहीं मान रहे थे, बड़ी मुश्किल हो रही थी इनको, नेहरू जी को, उनको मनाने में भी, ठीक है। अब चलिए देखिए जरा क्या है। लिखा हुआ है मैंने, नेहरू जी जो है सभी वोटरों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आ जाओ, अपना वोट देकर के जाओ, ठीक है। हाथी के न खींचने का संकेत क्या है कि उनको लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। एक चीज़ याद रखिएगा कि 1947 के अंदर जो वोट डालने की जो उम्र तय की गई थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसको बाद में चल करके 18 वर्ष कर दी गई। वो कब किया गया, 61वें नंबर का संशोधन किया गया था 1989 के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए आपका नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। आपका नेक्स्ट कार्टून है ये वाला। इस कार्टून के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। इस कार्टून के अंदर दिखाया गया है कुछ जो नेता लोग हैं ये आपस में ही थोड़ा कहते हैं ना, डरे डरे हैं, सहमे सहमे से है। और ये कार्टून भी जो है आर के लक्ष्मण ने ही लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि जिस कार्टून के अंदर ये व्यक्ति दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो कार्टून ही जो है आर के लक्ष्मण ने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें नेताओं को सहमे और डरे हुए के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि यह वह नेता है जो धोखेबाजी से सत्ता हासिल करते हैं। इट मीन्स कि जब भी चुनाव आते हैं तो धोखेबाजी करते हैं, धांधलेबाजी करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग चुनाव जीत जाते थे। बट अब क्या हो रहा है, ये लोग क्यों डरे डरे से दिखाई दिए जा रहे हैं यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग जो है चुनाव को और भी स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए नई आचार संहिता जो है लेकर के आया हुआ है, ठीक है। अब ये आचार संहिता क्या होती है, इसके बारे में अगर जानना है तो आप ये और ये दोनों पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। और छोटा छोटा अगर मैं बताऊं तो चुनाव से पहले जो नियम लागू होते हैं कैंडिडेट्स के ऊपर, जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उन्हीं को एक तरफ से नई आचार संहिता कहते हैं, ठीक है। तो ये नई आचार संहिता लाया ही इसलिए जाता ताकि नेताओं के ऊपर जो है काबू पाया जा सके। अन्यथा ये लोग जो क्या करते हैं कि इस वोट गेन करने के चक्कर में कुछ गलत स्टेप्स भी लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो लिखा भी हुआ है मैंने, नई आचार संहिता का क्या मतलब है, वो दिशा निर्देश होते हैं जो सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। और हाँ एक चीज़ जरा इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही ये लागू हो जाते हैं और नतीजे आने तक ये आचार संहिता लागू रहती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलिए आपका नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। कार्टून नंबर है आपका 9। इसमें देखिए क्या हुआ है कि ये व्यक्ति जो है कैमरे के एक बंदा कैमरा ले रहा है और ये बंदा जो है इसको नेता को बोल रहा है कि अब आदत छोड़ो, मतलब अब ये आदत छोड़ दो, कैमरे के सामने आ जाओ, क्योंकि अब तुमको टिकट मिल चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, दर्शाने की ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपराध किया हुआ है, ठीक है, जो व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था, उसको किसी अगर बड़े नेता का सपोर्ट मिल जाए तो वो जो है चुनाव लड़ने योग्य हो जाता है। यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ बिकॉज वीडियो आई थिंक बहुत लंबी बन रही है, ठीक है। सो इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये नेहरू जी हैं, ठीक है। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, ये आपकी अमृता प्रीतम कौर हो गई, ये सॉरी राजकुमारी अमृत कौर हो गई, ठीक है। तीन का नाम मैंने बता दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ इनका क्या नाम है आप ज़रा बता के दिखाइए मुझे, ठीक है। चलिए हाँ, इस कार्टून के अंदर देखिए हो क्या रहा है
कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो संबंध है उसको दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी जो ये प्रधानमंत्री के सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद होते हैं, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है नेहरू जी जो है सर ऊंचा करके दिखाए गए और बाकियों का जो है नीचा है। इसका मतलब क्या है कि जिस मार्ग पर नेहरू चल रहे हैं उसी मार्ग पर जो है इन सभी लोगों को जबरदस्ती चलना पड़ता है, ये चलना पड़ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी भी सदस्य को जो है अयोग्य घोषित करवा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं जाते हैं और 3 व्यक्तियों के नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। यह है जवाहरलाल नेहरू, यह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और यह है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, 3 लोगों के नाम बता दिए, इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा। अगला कार्टून देखते हैं आपका। ये कार्टून है अब आपका अगला। ये देखिए, यहाँ पर आपका एक्चुअली पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, मतलब कि वो होता है ना मंत्रालय से रिलेटेड है, मंत्रालय नहीं मिला ये वगैरह और चीज़ें, वही से रिलेटेड है ये वाला कार्टून। इसके अंदर बताया गया है कि आजकल जो लोग हैं ना वो मंत्री इसलिए बनना चाहते हैं ताकि उसको जो है सारी सुख सुविधाएं मिल सके, ना कि जन कल्याण करने के लिए। तो ये नेता भी जो है यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं कि क्या ये वाला मिनिस्ट्री मिली है मुझे, ये वाला पोर्टफोलियो मिला है, ये वाला मंत्रालय मिला है मुझे, मैं इससे अनहैप्पी हूँ, इससे मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। अगला कार्टून देख लीजिए। इस कार्टून के अंदर एक्चुअली में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है जो वोट होता है ना, समर्थन, जब संसद के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन पेश करना होता है तो वहाँ पर की ये चीज़ें बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरी परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई, मैंने विश्वास मत जीत लिया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इसने विश्वास मत जीतने के बावजूद इसकी समस्या जो है ख़त्म नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है ख़त्म, अब देखिए। याद है ना आपको, जब कभी भी प्रधानमंत्री की पोस्ट, मान लो अगर संसद के अंदर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, तो लोकसभा के अंदर उसको जो है 272 प्लस सीटों 272 प्लस समर्थन, सांसदों के समर्थन का जो है एक समर्थन पत्र देना पड़ता है। ठीक है, जैसे उसके पास ये मिल जाएगा, दे देगा, प्रस्तुत कर देगा, तो करने के बाद प्रधानमंत्री की एक मुश्किल ये भी आ पड़ती है कि इन सभी सदस्यों को 5 साल तक अपने साथ बनाए रखना है। यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि मैं समर्थन जीत तो गया हूँ, बट मतलब कि विश्वास मत जो है वो जीत तो गया हूँ, लेकिन इन फ्यूचर उन सभी को साथ में कैसे लेकर के रहूँगा, ये इसके लिए भी समय बड़ी परेशानी है। क्योंकि हर एक मंत्री जो है अलग अलग मंत्रालय जो है मांगने की सिफारिश करेगा। अगर नहीं माना तो वो मंत्री, वो वाला जो सदस्य है वो बोलेगा मैं समर्थन ही नहीं दूंगा। और आप लोगों को पता नहीं होगा शायद कि एक एक सांसदों के वोट से भी जो है सरकारें गिर जाती हैं। ठीक है, और चुनाव जो है दोबारा से होने लग जाता है फिर। अब चलिए आपका नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। इस कार्टून के अंदर बेसिकली संसद और ये सरकार के बीच में संबंध को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया कि जो प्रत्येक मंत्रालय है, ठीक है, जो प्रत्येक मंत्रालय है, मंत्री को धन देने के लिए संसद पे जो है निर्भर रहना पड़ता है। हर एक मंत्रालय जो है अपनी अपनी बोल सकते हैं दस्तावेज लेकर के जा रहा है संसद के अंदर, ताकि उसके संसद में जो जो ये धन का जो आवंटन है ना उसको स्वीकार किया जा सके। संसद इन मंत्रालयों पर जो है धन के द्वारा भी नियंत्रण लगाती है। इन मंत्रियों को अपनी योजना दिखानी पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, इनको अपनी योजना दिखानी पड़ती है। संसद उसके आधार पर जो है मंत्रालयों को धन देती है। अगर उनका जो ये प्रस्ताव है, जो ये मंत्रालय का जो ये डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगा तो वहीं रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, जहाँ पर मंत्री को संसद के सामने बेबस सॉरी हाँ, यहाँ पर जो है मंत्रियों को संसद के सामने बेबस, मासूम और सिर झुका हुआ जो है दिखाया गया, क्योंकि उनके पास संसद से धन मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से अगर इन्होंने धन नहीं कलेक्ट किया तो कहीं और जाकर के भी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। ओके, अब चलिए आपका नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। आपका नेक्स्ट कार्टून है ये वाला। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 मंत्री लोग हैं, संसद के अंदर ना रह करके मतलब कहीं साइड में ही जो है ये लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। वो डिस्कशन किस बात को लेकर के है, समर्थन को लेकर के। देखिए क्या लिखा है, ठीक है बहस नहीं करते हैं, बात को आपसी सहमति से सुलझाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि जो संसद है, जो बहस का सर्वोच्च मंच माना जाता है, जो होता है वहाँ पर जोरदार ढंग से बोलना होता है। अगर किसी का समर्थन जब आप अपनी बात पूरी रख लेते हो तो कुछ लोग जो है आपका समर्थन करते हैं, तो कुछ लोग जो है आपका विरोध भी करते हैं। तो परंतु जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये नेता जो है इनसे बोल रहा है कि चलो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपके इस वाले जो विधेयक उसको समर्थन कर देंगे और आप जो है हमारे इस वाले विधेयक का जो है समर्थन कर देना। समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक दूसरे का समर्थन जो है मतलब लेने देने की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो परंतु इस क्षेत्र में
मंत्री अलग बैठकर विधेयक का समर्थन करने और ना करने के मामले से सुलझाना चाहते हैं। ठीक है, अलग ही है, समझिएगा इसको। अब आपका नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। कार्टून नंबर आपका 15 है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जहाँ पर एक्चुअली में आपको वॉकआउट के बारे में दर्शाया गया है। वॉकआउट को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना, देखिए वॉकआउट। वॉक का मतलब क्या होता है, चलना, और आउट का मतलब बाहर हो जाना, मतलब बाहर ही होना एक तरफ से। ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए क्या लिखा है, संसद के 50 वर्ष, तुम्हें संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं करना है। बताइए पिछले 50 वर्षों में संसद से कुल कितने वॉकआउट हुए, ये रहा संसद। अब यहाँ पर बेसिकली जो वॉकआउट, उसका मतलब आपको समझना इंपॉर्टेंट है। वॉकआउट देखिए क्या होता है, सरकार के विरोध दर्ज सरकार से विरोध दर्ज कराने का एक आम तरीका है संसद से वॉकआउट करना। मतलब कि अगर संसद की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, और आप किसी बात से सहमत नहीं हो तो खड़े हो जाइए और बाहर निकल जाइए। इट मीन्स कि आप जो है उस बात का जो है विरोध कर रहे हैं, इसलिए जो है आप संसद की प्रक्रिया के अंदर भाग ही नहीं लेना चाहते, इसलिए आप जो है वॉकआउट कर देते हैं। ठीक है, कई बार जो है अक्सर जो है ये सांसद जो है ना, वो लोग ये तरीका अपनाते भी हैं। ओके, अब आपका जरा नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। इस कार्टून के अंदर दिखाया गया है कि वॉकआउट नहीं, आउट किए गए। इसका मतलब क्या है कि जो अध्यक्ष है ना, स्पीकर होता है लोकसभा का, अगर आपका मिसबिहेव रहा वहाँ पर और आप संसद की कार्य के अंदर जो है बाधा बन रहे हैं, तो आपको जो है वो आउट भी कर सकता है। याद रखिएगा, वॉकआउट अलग टर्म है और आउट करना भी एक अलग टर्म है। वॉकआउट का मतलब क्या है कि मैं अपनी मर्जी से उठ करके खड़ा होकर के निकल लूँगा, विरोध दर्ज कराने के लिए, विरोध एक तरफ से दर्शाने के लिए। और आउट करने का मतलब यहाँ पर है कि जो स्पीकर है उनने तुमको जो है ज़बरदस्ती बाहर फेंका है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें वॉकआउट नहीं बल्कि आउट के बारे में बताया गया है। इसमें अध्यक्षता द्वारा दुर्व्यवहार करने वाले सांसदों को जो है आउट किया जाता है, या फिर संसद के कार्य में बाधा बनने वाले को भी जो है इसको आउट कर देते हैं। ओके, तो ये आपका आई होप पूरा ये ख़त्म हो गया है। ओके, और हाँ, आपका जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। एक्चुअली क्या है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। अगर टाइम मिलता तो मैं आई प्रॉमिस कि आपको डेली बाय डेली वीडियो दे के देता मैं आपको, बट नहीं मिल पाता है, क्या करूं। तो ये तो होगी आपकी वीडियो। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस नोट्स को अगर आपको पाना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर जो 1 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनके भी आंसर्स करते रहना। ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।